हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है रेलवे अप्रेंटिस छात्रों के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जीएम पावर, सीसीए और न्यू पॉलिसी पे 2 और 3 मई 2024 को पीएनएम मीटिंग रखी गई थी। उस पीएनएम मीटिंग में क्या हुआ है वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि पहले मैं आप लोगों को वीडियो में बताया था, कुछ दिन पहले पीएनएम मीटिंग रखी गई थी। ठीक है, और ये डेट आप देख सकते हैं 18 मार्च 2024 को रिलीज हुई थी कि यहाँ पे पीएनएम मीटिंग और एआईआरएफ विथ रेलवे बोर्ड के द्वारा 2 और 3 मई को मीटिंग रखी गई। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इसमें बोला गया था जो पीएनएम मीटिंग है, नेक्स्ट पीएनएम मीटिंग ऑफ एआईआरएफ यानी कि एआईआरएफ विथ रेलवे बोर्ड के साथ हैज बीन फिक्स फॉर 2 and 3 मई 2024 11 आवर इन कॉन्फ्रेंस हॉल रेल भवन न्यू दिल्ली। इसमें मीटिंग रखी गई। तो क्या हुआ इस पीएनएम मीटिंग में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। यदि आप यदि आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आप बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। इसमें टोटल आप लोग को रेलवे सामान्य अध्ययन के टोटल 6900 प्लस टीसीएस एमसीक्यू मिल जाएंगे, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। यह चैप्टर वाइज रेलवे सामान्य अध्ययन आपको एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, और अन्य कांस्टेबल एग्जाम हो गया या आरपीएफ एग्जाम हो गया, ठीक है, या एसआई हो गया आरपीएफ का, वो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस बुक और गाइड आप लोगों को मिल जाएगी। साथ में इसके रेलवे तैयारी के लिए आप लोग को मैथमेटिक और रीजनिंग की भी बुक मिल जाएगी, चक्षु.com, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, ठीक है, और या आप लोकल दुकान से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेलवे बोर्ड पीएनएम मीटिंग में क्या क्या चीज़ें कही गई थी उस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ देखिए, एआईआरएफ रेलवे बोर्ड पीएनएम दिनांक 2 और 3 मई 2024 ओपनिंग स्पीच व नियमित मद के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि 2 और 3 मई 2024 को मीटिंग रखी गई की थी। ये देखिए, दिनांक 3 मई 2024 को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से, ठीक है। और ये है यहाँ पे प्रेसिडेंट अनुराग गुप्ता और जनरल सेक्रेटरी मुकेश माथुर जी हैं, इनके बीच ये क्या हुआ, वार्तालाप हुई और मीटिंग रखी गई। इसमें बहुत सारे रेलवे बोर्ड के अधिकारी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इस मीटिंग में क्या क्या चीज़ों पर डिस्कस हुई वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे 12,300 अधिक कैंडिडेट को ये हेल्प करता है, जिसमें आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करना, ठीक है, साथ में जो भी जॉब अपडेट आता है, रेलवे की इन्फॉर्मेशन आता है, वो सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। ये पीडीएफ भी आप लोगों को नोटिफिकेशन भी इस टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, तो इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, इस मीटिंग में 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं। देखिए, पहला मीटिंग में इसमें बात क्या किया गया है कि 1 जनवरी 2024 को महंगाई भत्ता 50% हो जाने के बाद विभिन्न भत्तों में वृद्धि करके भुगतान 1 जनवरी से किए जाने संबंधी निर्देश रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड से शीघ्र जारी कराया जाए। यानी कि महंगाई भत्ता यहाँ पे बढ़ने की वजह से 50% यहाँ पे महंगाई भत्ता बढ़ने की वजह से यहाँ पे लोगों की सैलरी वगैरह बढ़ाने की डिमांड की गई है। उसके बाद दूसरा जो बात किया गया है, ट्रैक मेंटेनर को प्रदान किए जाने वाले रिस्क और हाई ड्यूटी में भत्ते 50% की दर से वृद्धि की जानी चाहिए, क्योंकि ट्रैक मेंटेनर वालों को बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है, जिसकी वजह से उनको बोला गया है कि रिस्क होने की वजह से उनके 50% में क्या हो, सैलरी में वृद्धि हो। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरी बात कही गई, सुपरवाइजर की बकाया कैटेगरी में लेवल 8 व लेवल 9 में मदों की अपग्रेडेशन का लाभ प्रदान करने से संबंधित आदेश शीघ्र जारी की जाए, ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, डीएफसी रूट पर गाड़ियों का संचालन शुरू हो गया है, इसका प्रबंधन डीएफसी सही तरीके से नहीं कर पा रही है, अतः भारतीय रेलगाड़ियों को संचालन कराने का कार्य करने का निर्णय लिया जाए। तो ये डीएफसी रूट पर गाड़ियों का बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है। फिर उसके बाद पांचवा जो यहाँ पे बात कही गई है, संकेत एवं दूरसंचार की व्यवहारिक कठिनाइयों एवं निवारण के लिए रेलवे बोर्ड को एआईआर द्वारा दिनांक 6/7/2023 को लिखे गए पत्र अनुसार शीघ्र कार्रवाई कराई जाए, ठीक है, इस पे बात कही गई है। बहुत सारे मीटिंग पे इसमें बात की गई है, बहुत से टॉपिक पे बात कही गई है। तो और भी टॉपिक पे देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस हुई है। 6 नंबर पे हुआ है कि समग्र पूर्ण संरचना समिति का गठन लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी एक
चयनात्मक बैठक के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें एसएनडी वरिष्ठ तकनीशियन के पदों का प्रतिशत बढ़ाने के आदेश पहले जारी करने पर सहमत हुई थी। देखिए यहाँ पे वरिष्ठ टेक्नीशियन की जो भर्ती है उस पर बढ़ावा देने के लिए प्रतिशत में वृद्धि करने के लिए आदेश जारी किया गया था, सहमति दी गई थी पहले, लेकिन आदेश अभी तक जारी नहीं हुई है। ये आदेश अभी तक जारी नहीं करवाया है रेलवे बोर्ड ने, उस पर बात कही है। कृपया उक्त आदेश शीघ्र जारी कराने की बात कही गई है इस मीटिंग में। संवर्ग पुनर्संरचना समिति की बैठक शीघ्र आयोजित करके विभिन्न कैटेगरी में अपग्रेडेशन की आदेश जारी की जाए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग का इंपॉर्टेंट 7वें पॉइंट पे है, यहाँ पे अपग्रेडेशन की बात कही गई है। तो अपग्रेडेशन में क्या होगा, जो भी लेवल 1 की के 30% के पदों को लेवल 2 में अपग्रेड करने पर बोर्ड स्तर पर सहमति हो जाने के उपरांत भी अभी तक कार्रवाई नहीं किया जाना उचित है। शीघ्र अपग्रेडेशन की प्रक्रिया शुरू हो, यानी कि जो लेवल 1 की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, ठीक है, उसमें 30% जो पद है उनको लेवल 2 में अपग्रेड करने की बात कही गई है रेलवे बोर्ड द्वारा। उसके बाद अगली बात मीटिंग में क्या कही गई कि मुख्य लोको निरीक्षक को रनिंग से स्टेशनरी पद पर पदोन्नति मानकर 30% का लाभ देकर वेतन निर्धारण किया जाए। रेलवे बोर्ड के RBI 34/2023 दिनांक 20 फरवरी 2023 एवं 149/2023 दिनांक 29/12/2023 से भ्रांति उत्पन्न हो गई है। सभी जोनल रेलवे को आवश्यक स्पष्टीकरण करवाया जाए, यानी कि रनिंग स्टेशनरी पद पर पदोन्नति का मान कही गई है। ठीक है, अगला अगर टॉपिक पे हम लोग बात करें यहाँ पे तो 9th नंबर पे यह है कि 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्रमशः 1 जुलाई एवं 1 जनवरी को वेतन वृद्धि प्रदान करके निपटारा भुगतान एवं पेंशन निर्धारण किए जाने संबंधी निर्देश रेलवे बोर्ड द्वारा न्यायालय की अवमानना अवमूल्यों में लागू करने के आदेश अपर्याप्त है। इस बारे में निर्णय लेकर सभी मामलों में दिए जाने चाहिए, यानी कि जो भी यहाँ पे सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनके पेंशन की बात कही गई है। ठीक है, निपटारा भुगतान करके पेंशन निर्धारण किया जाए, इस पे बात कही गई है। 10वां पॉइंट में डिस्कस किया गया है कि पूर्वी रेलवे RBI 155/200 2022 के अंतर्गत लेवल 8 एवं 9 के पदों में अपग्रेडेशन के आदेश वाणिज्य विभाग में लेवल 1-2 पदों के उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो यहाँ लेवल 1 और 2 की पद जो है खाली है, ठीक है, तो उसमें अभी तक इसके लिए आदेश कोई जारी नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगला जो बात कही गई है, लिलुआ कचरापाड़ा एवं पटियाला कारखानों में कार्यरत टाइम कीपर को 2003 एवं 2023 के संवर्ग पूर्ण संरचना का लाभ अभी तक प्रदान नहीं हुआ है, यानी कि पटियाला हो गया, कचरापाड़ हो गया, लिलुआ हो गया, यहाँ कारखानों में टाइम कीपर की जो है इस पे बात कही गई है। अगला जो बात है, पूर्वी रेलवे में 2003 में स्क्रीनिंग के बाद रेलवे में भर्ती के लिए एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती हेतु तैयार पैनल में से 15 को 2003 में नियुक्ति प्रदान की गई थी, यानी कि 2003 में रेलवे द्वारा, ठीक है, स्क्रीनिंग के बाद रेलवे में भर्ती एक्ट अप्रेंटिस छात्रों को करवाया गया था, जिसमें 13 को क्या हुई, नियुक्ति प्रदान हो गई, यानी कि ज्वाइनिंग प्रदान हो गई है। उन्हें तो OPS का लाभ प्रदान कर दिया गया है। पैनल के बाकी 186 कर्मचारी को जिनकी वर्ष 2004 एवं 5 में नियुक्ति हुई है उन्हें OPS का लाभ प्रदान नहीं किया गया है, कृपया आवश्यक कार्रवाई करें। यानी कि देखिए 2003 में स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पे 15 छात्रों को जो कि एक्ट अप्रेंटिस किए हुए थे, यानी कि जिसे CCA बोल सकते हैं, ठीक है, रेलवे से अप्रेंटिस किए थे, उनमें 15 को तो नियुक्ति देकर उन्हें OPS का लाभ दिया गया था, लेकिन 186 लोगों को OPS का फायदा नहीं दिया गया, इस पर भी बात कही गई है। अगला जो बात किया गया है, भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार उन सभी कार्मिक को OPS के लिए विकल्प का लाभ प्रदान किया गया है जिनकी भर्ती की अधिसूचना विज्ञापन दिनांक 22/12/2003 से पूर्व जारी हुई थी। अनुकंपा भर्ती प्रकरण में कोई अधिसूचना जारी नहीं होते हुए अतः 22 दिसंबर 2003 से पूर्व जिन कार्मिकों का भर्ती हेतु प्रकरण शुरू हुआ था उन्हें यह लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसी बात कही गई है कि 22 दिसंबर 2023 से पूर्व जिन भी कार्मिकों का भर्ती हुआ है उन्हें OPS की लाभ मिल पाए। उसके बाद बोला गया है कि पूर्वी रेलवे के लिलुआ कचरापाड़ा एवं जमालपुर कारखानों में वर्ष में 42/45 घंटे साप्ताहिक कार्य हेतु तय है, यानी कि किसी भी रेलवे विभाग में सप्ताह में 42 से 45 घंटे कार्य करना ही करना पड़ता है, उसे बढ़ाकर 48 घंटे किए जाना अनुचित है। यानी कि 42 घंटे से 45 घंटे वर्क करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 48 घंटे करवा दिया गया है, इसलिए ये अनुचित बताया गया है। क्रिया सप्ताह में 42 घंटे कार्य बहाल कराएं, यानी कि
सप्ताह में कितने घंटे वर्क होना चाहिए रेलवे विभाग में? 42 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, और ये बढ़ाकर 48 घंटा हो गया है, तो इसको कम करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। अगर आप भी एक्ट अप्रेंटिस के तहत रेलवे में ग्रुप डी में पार्टिसिपेट हो जाएंगे, भर्ती हो जाएंगे, तो ये आपको भी लाभ मिलने वाला है। अगला जो बात हुआ है, फेडरेशन पदाधिकारियों के नाम CRIS द्वारा फीड नहीं किया जाने के कारण ऑनलाइन ORHS बुकिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार यहाँ पे देखिए, PWBD उम्मीदवारों को SNT मतलब सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, विद्युत, TRD, TRS, TMC आदि विभागों में उपयुक्त पद नहीं होने के बावजूद नियुक्ति दी जा रही है। ठीक है, यानी कि जो PH कैंडिडेट हैं, हैंडीकैप है, उनको इस विभाग में भर्ती दिया जा रहा है, जो कि अनुचित है, क्योंकि वो उचित नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला गया है, विभाग एवं कर्मचारी दोनों परेशान हैं, अतः PWBD उम्मीदवारों को उन विभागों में नियुक्ति दी जानी चाहिए जहां उनके लिए उपयुक्त पद हो। यानी कि जो PH कैंडिडेट है, जो हैंडीकैप है, उनको उसी विभाग में लगाना चाहिए जहां पे वो उनके लिए बेनिफिट हो, जो उनको क्या करे, उनके लिए उचित पद हो, वही स्थान देना चाहिए। अगला जो बात कहा गया है, बहुत सारे टॉपिक पे बात कही गई है। यहाँ पे देखिए, पदों के सरेंडर नहीं किए जाने के मुद्दे पर चर्चा में बताया गया कि पदों को पुनः वितरण को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। उसके बाद नॉन ITI अनुकंपा के आधार पर भर्ती तकनीशियन की प्रशिक्षण अवधि 18 माह जाने पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। यानी कि जो टेक्नीशियन भर्ती है उस पर 18 माह का जो ट्रेनिंग होता है, प्रशिक्षण होता है, उस पर विचार करने की बात कही गई है कि इतना ट्रेनिंग दिया जा रहा है। उसके बाद अगला, मृत रेल कर्मचारी की विधवा पुत्र वधू को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति दिए जाने के मुद्दे अलग से चर्चा की जाएगी। यानी कि अगर आप रेलवे में जॉब पा लेते हैं, तो उसमें अगर किसी कारणवश किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो पुत्र वधू को, ठीक है, विधवा पुत्र वधू को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने के बारे में बात अलग से चर्चा करने की बात कही गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, SND संवर्ग में LDC कोटा के तहत तकनीशियन ग्रेड 3 में पदोन्नति हेतु जारी करने का मुद्दा सचेष्ट विचार में है, शीघ्र इसे विषय आदेश जारी किया जाए। यानी कि SNT संवर्ग जो है, इसमें तक टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो ITI के लिए स्पेशली आता है, ठीक है, उसके पदोन्नति हेतु मुद्दा सचेष्ट किया गया है, एक्टिव विचार करने के लिए किया गया है, शीघ्र इस विषय पर आदेश जारी करने के लिए बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है, 25% कोटा के तहत तकनीशियन सभी विभागों के पदों पर योग्यता में छूट विचारणीय है। यानी 25% कोटा टेक्नीशियन भर्ती को यहाँ पे बोला गया है कि इसमें छूट देना चाहिए तकनीशियन भर्ती के लिए। फिर आगे और क्या कहा गया है, तो देखिए, 10% सीधी भर्ती के पदों को LDCE बनाकर ओपन चयन द्वारा भरने के मामले में बोर्ड सहमत नहीं है। यानी कि 10% जो सीधी भर्ती LDCI में होता है ओपन चयन के द्वारा, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलती है, AIRF ने औचित्य चर्चा कर के पुनः विचार का निर्णय मांगा है इस पर। उसके बाद अगला बोला है कि इंटेक कोटा के तहत ट्रैक मेंटेनर के अन्य पदों में परिवर्तन के संशोधन मानदंड आदेश रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिए हैं। ठीक है, इस पर भी बात कही गई है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, CCA वालों का क्या है, यानी कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग वालों छात्रों के लिए यहाँ पे उनको 20% कोटा तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो यहाँ पे पेट एग्जामिनेशन होती है, यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये नहीं होता है। डायरेक्ट CBT एग्जाम के बाद आपको 20% कोटा मिलेगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट मेडिकल और DV के लिए भेज दिया जाता है। ये बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। और देखिए, जो GM पावर है, इसमें अभी बात नहीं की गई है, इस नेक्स्ट PNM मीटिंग में इस पर बात होगी, क्योंकि इसमें चर्चा किया गया है कि अन्य मुद्दे जिन पर आदेश पूर्व में ही जारी हो गए हैं, उनका विवरण नहीं दिया जा रहा है। जो मुद्दे बकाया रह गया है, उन पर अलग से चर्चा किया जाएगा। यानी कि अभी इसमें GM पावर की भी बात होगी आगे, क्योंकि GM पावर के द्वारा ही पहले क्या होता था, जो भी रेलवे से अप्रेंटिस करते थे छात्र, उनको वहीं पे रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती दे दी जाती थी GM जनरल मैनेजर के पावर के अकॉर्डिंग। तो वो पावर अभी लागू करवाना है। आप उसके लिए सभी ITI छात्र मिलकर रहिएगा, और अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को सभी विभाग की वैकेंसी के बारे में पता चलता है, साथ में जो भी नोटिफिकेशन रेलवे से रिलेटेड आता है, PDF वगैरह, इसमें हम प्रोवाइड करते रहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी सुबह ही अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे SCR मेडिकल सर्टिफिकेट आया था, SCR की यहाँ पे, और देखेंगे तो यहाँ रेलवे हुबली में ALP नोटिफिकेशन आया है, ALP की भर्ती आया है, तो उसका भी मैंने ऑफिशियल PDF डाला है। आप लोग को ऑफिशियली सारे अपडेट इस टेलीग्राम चैनल में मिलते रहेंगे, तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
साथ में टेक्निकल एग्जाम की सभी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी के लिए सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेलवे से संबंधित सभी अपडेट पाने के लिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आने वाले रेलवे की सभी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।